हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एमएडी फाउंडेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फ्लो उत्पादन, जिसके अंतर्गत हमने नींबू वर्गीय फल पढ़ चुके हैं हम। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं अनार। नेक्स्ट फ्रूट के रूप में आज हम लेते हैं अनार। अनार का बॉटनिकल नेम देखिए। सबसे पहले तो अनार का बॉटनिकल नेम है पुनिका ग्रेनेटम। पुनिका ग्रेनेटम। फैमिली कौन सी आएगी इसकी? पुनिकेसी। फैमिली कौन सी आएगी? पुनिकेसी। और फिर बात करूं मैं ओरिजिन पैलेस की, तो थोड़ा सा ओरिजिन पैलेस इस वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, एक खजूर आएगा और एक हम यहाँ पढ़ते हैं, तो खजूर में हमारे पास में क्या आता है? इराक। खजूर में क्या आता है? इराक, यानी उसको हम कहते हैं खाड़ी देश। इराक को हम क्या बोलते हैं? वहां पर खाड़ी देश। और यहाँ पर अपने अनार के लिए कौन सा आएगा? ईरान। तो याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर अनार के लिए आपको क्या याद रखना है? ईरान। और अनार के उसके लिए अनार के लिए तो क्या याद रखना है? ईरान। और आपके खजूर के लिए आपको याद रखना है इराक। उसके बाद बात करते हैं इसमें 2n बराबर, यानी गुणसूत्र कितने होते हैं। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? 18 होती है। हम बात करेंगे कि किसका अच्छा स्रोत माना जाएगा। तो देखो, विटामिन की तो हम बात यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि विटामिन तो मोस्टली इसमें नहीं पाए जाते। हालांकि जरूरी नहीं है, हो सकता है जैसे, लेकिन बात करेंगे मोस्टली अपने खनिज लवण का स्रोत है। किसका अच्छा स्रोत है? खनिज लवण का। और वो भी कौन सा खनिज लवण? आयरन। आयरन का अच्छा स्रोत, बहुत अच्छा। आयरन का क्या है? एक अच्छा स्रोत के रूप में हम क्या लेते हैं? अनार को काम में लेते हैं। देखो, फिर बात करते हैं हम इसका सर्वाधिक उत्पादन। भारत की मैं बात करूं तो भारत में अनार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अनार जो होता है वो अनार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका हमारे को देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है? महाराष्ट्र में इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसमें देखो, एक रसायन पाया जाता है, या जिसको हम और रसायन पदार्थ बोल सकते हैं, तो टैनिन होता है। कौन सा रसायन पाया जाता है इसमें? टैनिन पाया जाता है। और ये टैनिन कि इसमें कहाँ पाया जाता है? इसकी छाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इसकी छाल में पाया जाता है। पूछा जा सकता है, पहली चीज तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पदार्थ या कौन सा रसायन पाया जाता है। और फिर ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पाया जाता है, तो बताना आपको टैनिन। और ये कहाँ पाया जाएगा? इसकी छाल में पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक को समझ में यानी कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी जलवायु की। जलवायु, जब मैंने आपको फ्रूट क्लासिफिकेशन करवाया था, उस समय मैंने आपको ये कहा था कि राजस्थान में मोस्टली जो भी फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है, वैसे हालांकि प्रोडक्शन तो जा रहा है कहाँ पर? महाराष्ट्र, लेकिन राजस्थान में जो उगाया जा रहा है उसकी जलवायु मोस्टली क्या थी? हमने क्या पढ़ा था? उपोष्ण जलवायु पढ़ी थी। कौन सी जलवायु पढ़ी थी? उपोष्ण जलवायु पढ़ी थी। तो ये किस जलवायु के अंतर्गत आता है? अपने उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है, क्योंकि अनार है, अमरूद है, आंवला है, ये अंगूर है, बेर है, ये हमारे कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है? उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर हमारे को क्या देखना है? इसकी सोइल भी देखनी है। क्या देखनी है? इसकी सोइल भी देखनी है। देखो, जो अनार है वो अनार क्या होता है? वैसे दोमट मृदा हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोमट मृदा के अलावा हम ये कहेंगे कि इसकी खेती हम भारी मृदा में आसानी से कर सकते हैं। कौन सी मृदा में कर सकते हो? भारी मृदा में कर सकते हो। भारी मृदा होगी, पीएच मान क्या होगा? ज्यादा होगा। पीएच मान क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी आप इसको क्षारीय क्षेत्रों में भी आसानी से उगा सकते हो। कौन से क्षेत्रों में? जो भी आपके लवणीय क्षारीय क्षेत्र हैं, उन लवणीय क्षारीय क्षेत्रों में बिल्कुल आसानी से उगा सकते हो। लवणीय क्षारीय क्षेत्र का मतलब होगा पीएच मान जो होगा वो लगभग 8 से 10 तक ये सहन कर सकता है। कितने तक सहन कर सकता है? 8 से 10 तक सहन कर सकता है। यदि मैं बात करूं इसकी जो विद्युत चालकता है, वो विद्युत चालकता कितनी होती है? तो विद्युत चालकता देखो 6 डेसी साइमन प्रति मीटर से
मिनट से क्या हो सकता है, ये अधिक तक सहन कर सकता है। 6, अरे एक तरफ हमने लवणीय मध्यमों में पढ़ा था 4 डेसिबल से हमने कम या ज्यादा किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना सहन कर रहा है, 6 डेसिबल तक सहन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बिल्कुल आसानी से लवणीय सारे क्षेत्रों में बिल्कुल आसानी से उग जाएगा, यानी जो खारे पानी किसी हम खारे जहां पर भी खारा पानी है वहां पर इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रवर्धन, नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रवर्धन, प्रोपोगेशन। अनार का प्रवर्धन या तो करोगे आप मोस्टली तो कलम विधि के द्वारा, किसके द्वारा करोगे, कलम विधि के द्वारा, कटिंग के द्वारा करोगे। लेकिन कटिंग के साथ साथ में हम गुट्टी दाब भी अपना सकते हैं। इसमें क्या अपना सकते हैं, गुट्टी दाब अपना सकते हैं। गुट्टी दाब का मतलब क्या हो गया, एयर लेयरिंग। गुट्टी दाब का मतलब क्या हो गया, एयर लेयरिंग, ये हवाई दाब अपना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया गुट्टी दाब। तो याद रखिए, यानी जो अनार है उस अनार का प्रवर्धन हम किसके द्वारा कर सकते हैं, एक तो आपके कलम के द्वारा कर सकते हैं और दूसरा हम किसके द्वारा कर सकते हैं, गुट्टी दाब के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसकी वैरायटियों के ऊपर। क्या आते हैं हम इसके बाद में, इसकी वैरायटियों के ऊपर आते हैं। तो वैरायटियों में देखिए, वैरायटियों के अंतर्गत सबसे पहले जो वैरायटी में लेता हूं वो मैं ले लेता हूं जोधपुर रेड, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जोधपुर रेड। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, इसका रीजन से मैं बताता हूँ। एक तो ये राजस्थान के लिए ठीक ठाक है, यानी राजस्थान में हम इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक फल फटने की समस्या है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि फल फटने की समस्या, फल फटने की समस्या सबसे ज्यादा किस वैरायटी में पाई जाती है। तो फल फटने की समस्या सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी में पाई जाएगी, जोधपुर रेड में पाई जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैरायटी के रूप में हम लेते हैं जालोर सीडलेस, बहुत अच्छी वैरायटी है भी, जालोर सीडलेस। जालोर जो सीडलेस है वो मोस्टली हमारे राजस्थान के लिए बहुत द बेस्ट है, क्योंकि ये सारे क्षेत्रों में आसानी से उगाई जा सकती है। कौन से क्षेत्रों में उगाई जा सकती है, सारे क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। और अपना राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है वो पश्चिमी एरिया मोस्टली क्या है, क्षारीय, लवणीय क्षारीय ही है। तो हमारे यहाँ पर हम ये कह सकते हैं राजस्थान के लिए उपयुक्त, किसके लिए उपयुक्त, राजस्थान के लिए उपयुक्त। दूसरी कंडीशन हमने कह दी कि इसकी खेती हम कौन से मृदाओं में आसानी से कर सकते हैं, क्षारीय मृदाओं में कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। अब देखो यहाँ पर जो पीएच था, ये पीएच जो सहन कर रहा था वो लगभग क्या कर रहा था, 8.5 से ज्यादा तक सहन कर रहा था। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो जालोर सीडलेस वैरायटी है वो जालोर सीडलेस वैरायटी राजस्थान के लिए उपयुक्त रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि क्या करती है, लवणीय क्षारीय को सहन कर जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैरायटी के रूप में फिर हम इंपोर्टेंट वैरायटी लेते हैं, और इंपोर्टेंट वैरायटी के रूप में ले लेते हैं सिंदूरी। कौन सी वैरायटी, सिंदूरी वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी बेटा। वो हमने पढ़ी थी लाल सिंदूरी। कौन सी वैरायटी पढ़ी है, लाल सिंदूरी। लाल सिंदूरी हमने पढ़ी मैंगो के अंतर्गत, कहां पर पढ़ी, मैंगो के अंतर्गत, और उसकी विशेषता हमने पढ़ी थी पाउडर मिल्ड्यू के प्रतिरोधी वैरायटी। लाल सिंदूरी जो वैरायटी थी वो क्या थी, पाउडर मिल्ड्यू के प्रतिरोधी वैरायटी थी। और यहाँ पर जो वैरायटी है वो वैरायटी कौन सी है, सिंदूरी। सिंदूरी का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, बगवा भी ले सकते हैं। दूसरा नाम क्या है, बगवा। इसका तीसरा नाम हम बता सकते हैं मस्तानी। देखो बेटा वो सिंदूरी वैरायटी, सिंदूरी वैरायटी का नाम बगवा है, इसी का नाम क्या है, मस्तानी है। ठीक है, तो आप याद रखोगे सिंदूरी हो गई, बगवा हो गई या मस्तानी हो गई। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना कि बगवा या सिंदूरी या मस्तानी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त होता है, यानी जितनी अनार की वैरायटियां हैं उन अनार की वैरायटियों में हमारे को सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका मिलता है, बगवा का ही मिलता है, सिंदूरी का मिलता है या मस्तानी का ही मिलता है। तो यहाँ पर पहली चीज तो बता दीजिए आप, सर्वाधिक उत्पादन, पहली चीज बता चुके आप कि सर्वाधिक उत्पादन हमारे को किससे प्राप्त हुआ, मस्तानी का प्राप्त हुआ। दूसरी चीज ये अपने महाराष्ट्र जो एरिया है, इस महाराष्ट्र एरिया के लिए क्या होती है, बेस्ट होती है। किस एरिया के लिए बेस्ट होती है, महाराष्ट्र एरिया के लिए बेस्ट होती है। और तीसरी चीज
यानी बताओगे आप जो इसका सीड होगा, बीजावरण होगा, वो बीजावरण क्या हो, किस रंग का होगा, गहरा लाल रंग का होगा। किस रंग का होगा, बीजावरण गहरे लाल रंग का होगा, बीजावरण गहरे लाल रंग का। बीजावरण से याद आया खाने योग्य भाग, बीजावरण से मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर याद आ गया खाने योग्य भाग, जो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका। क्या पढ़ा था हम, एरिल भी हमने बोला था, या फिर हमने बीजावरण शब्द बोला था, सीड, जूसी सीड कोट बोला था, रसीला बीजावरण या जूसी सीड कोट, बात एक ही है, ठीक है। तो बीजावरण किस प्रकार का होता है, सिंदूरी का गहरे लाल रंग का होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वेराइटी के रूप में फिर लेते हैं पेपर सेल। कौन सी वेराइटी हम ले लेते हैं, पेपर सेल। और पेपर सेल के साथ में हम एक वेराइटी और लेंगे, जो लेंगे कौन सी, इमली दाना, सॉरी पेपर सेल कंदारी। एक तो वेराइटी हम लेंगे कंदारी, और कंदारी के साथ में दूसरी वेराइटी हम लेंगे पेपर सेल। ये दोनों वेराइटियां आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि दोनों की विशेषता एक ही है, और दोनों की विशेषता एक क्या है, दक्षिणी भारत में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है, कंदारी और पेपर सेल कहाँ उगाई जाती है, दक्षिणी भारत में उगाई जाती है। तो बात आती है हमारे, हमने वैरायटी ली कंदारी या पेपर सेल, जो जिसकी विशेषता हमने क्या पढ़ी कि दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी कौन सी आएगी आपके, एक तो आएगी कंदारी और दूसरी वैरायटी कौन सी आएगी, पेपर सेल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वैरायटी के रूप में मृदुला। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में हमारे पास में क्या आ गया, मृदुला। अब मृदुला की विशेषता पढ़ने से पहले, मृदुला की विशेषता पढ़ने से पहले आपको एक चीज याद रखना, एक वैरायटी आपको याद रखनी है, जहां पर आप पढ़ोगे अर्का मृदुला, जहां पर क्या पढ़ोगे आप, अर्का मृदुला। अर्का मृदुला वैरायटी किसकी है, अमरूद की है बेटा, किसकी है, अमरूद की है। हाँ, जो जब हमने नींबू वर्गीय फल पढ़े थे और वहां पर हम माल्टा पढ़ रहे थे, माल्टा पढ़ा था हमने, तो वहां पर एक वैरायटी हमने पढ़ी थी वासी गठन नेवल। कौन सी वैरायटी पढ़ी थी, वासी गठन नेवल। और मैंने आपको एक कहा था कि वासी गठन भी नाम से एक वैरायटी अलग से आएगी, जो पपाया की है, किसकी है, पपीता की है। तो यहाँ पर आप याद रखिए अर्का मृदुला वैरायटी किसकी है, अमरूद की है, और मृदुला वैरायटी किसकी है, अनार की है। अब यहाँ पर इसका क्रॉस याद रखना है, तो जो इसका क्रॉस है मृदुला का, गणेश सिंधु गुलाब ए साई का है। किस कौन सी वैरायटी के साथ में करवाया गया, गणेश का क्रॉस किसके साथ में करवाया गया, अनाब ए शाही के साथ करवाया गया, अनाब ए शाही। तो आपको पूछा जा सकता है गणेश सिंधु अनाब ए शाही का संकरण है, कौन सी, मृदुला है। उसके बाद अपने पास में क्या आया, नेक्स्ट वैरायटी के रूप में गणेश आ गई। देखो यहीं पर ले लेते हैं गणेश की विशेषता। तो गणेश जो है वो गणेश अपने कहा कौन से एरिया के लिए बेस्ट है, महाराष्ट्र एरिया के लिए। तो महाराष्ट्र एरिया के लिए हमारे पास में दो वेरायटी हमने पढ़ी, नंबर एक सिंदूरी और नंबर दूसरी वेरायटी हमने कौन सी पढ़ ली, गणेश पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद बेटा देखिए नेक्स्ट वेरायटी के रूप में हम लेते हैं अरक्ता। नेक्स्ट वेरायटी के रूप में हम क्या लेते हैं, अरक्ता। प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट, संसाधन के लिए उपयुक्त वेरायटी, संसाधन के लिए उपयुक्त, संसाधन के लिए उपयुक्त वैरायटी कौन सी आ गई अपने पास में, अरक्ता आ गई। फिर हम बात करें नेक्स्ट वैरायटी के रूप में इमली दाना। कौन सी हमारे पास में आ गई, इमली दाना, इमली दाना। अब इमली दाना देखिए जो वैरायटी है हमने पढ़ा मृदुला, इस मृदुला और इमली दाना को थोड़ा सा आपको कैसे याद रखना है। इसमें जो गणेश है, अरक्ता में भी गणेश है, सॉरी मृदुला में भी गणेश है, और इमली दाना में भी गणेश है। यहाँ पर मृदुला में गणेश का क्रॉस किसके साथ करवाया गया, अनाब ए शाही के साथ करवाया गया, तो क्या बन गई मृदुला। इमली दाना जो वैरायटी है उसमें क्या हुआ, गणेश का क्रॉस हम किसके साथ करवा रहे हैं, नन्ना के साथ में करवा रहे हैं। किसके साथ में करवा रहे हैं, नन्ना के साथ में करवा रहे हैं। तो हमारे पास में कौन सी वैरायटी प्राप्त होती है, इमली दाना वैरायटी प्राप्त होती है। अब देखो बेटा हमने पढ़ा, हम पढ़ेंगे पुष्पा नन्ना। पुष्पा नन्ना वैरायटी हम किसके पढ़ते हैं, पपाया की पढ़ते हैं, पपीता की पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में हम देख लेते हैं ढोलका।
और गुजरात के लिए बेस्ट वैरायटी रहेगी। डोलका वैरायटी है वो डोलका वैरायटी कहाँ के लिए बेस्ट रहेगी? गुजरात के लिए बेस्ट रहेगी। डोलका कहाँ के लिए बेस्ट है? गुजरात के लिए है। इसके अलावा नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं रूबी। नेक्स्ट वैरायटी हमारे पास में कौन सी आती है? रूबी वैरायटी। रूबी वैरायटी वैसे तो देखो IARI से विकसित है। कहां से विकसित है? IARI से विकसित है। इसके अलावा इसकी कोई विशेषता नहीं है। रूबी के अलावा हम बात करेंगे मस्कट। रूबी है, मस्कट है, ज्योति। एक वैरायटी हमारे पास में यहाँ पर कौन सी आती है? ज्योति। फिर हम बात करेंगे, हमने पढ़ा बगवा। बगवा के अलावा हम पढ़ेंगे सुपर बगवा। बगवा के हम अलावा हम फिर वैरायटी कौन सी पढ़ते हैं? सुपर बगवा। देखो पहले तो हम पढ़ चुके हैं बगवा और अब पढ़ रहे हैं हम क्या? सुपर बगवा। तो आप याद रखोगे बगवा और सुपर बगवा दोनों ही किसकी हैं? आपके अनार की हैं। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी? वैरायटियों की। अब वैरायटियों के बाद में हम चलते हैं किसके ऊपर? रोगों के ऊपर, कीटों के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं रोगों की। रोगों में पहला रोग हमारे पास में कौन सा आता है? बैक्टीरियल ब्लाइट। पहला रोग हमारे पास में कौन सा आता है बेटा? बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट यानी क्या हो रहा है? जीवाणु के द्वारा हो रहा है। और बैक्टीरियल ब्लाइट जो जीवाणु झुलसा रोग है वो किसके द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनास के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनास स्पीशीज के द्वारा होता है। देखो एक चीज तो आप याद रखना, बैक्टीरियल जहां पर भी आ जाए लगभग बैक्टीरियल जो रोग होगा वो ज़ैंथोमोनास के द्वारा होगा। किसके द्वारा हो रहा है? ज़ैंथोमोनास के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियल ब्लाइट आया वो बैक्टीरियल ब्लाइट किसके द्वारा हो गया? ज़ैंथोमोनास स्पीशीज के द्वारा हो गया। उसके बाद में दूसरा रोग हमारे पास में आता है पत्ती धब्बा रोग। कौन सा रोग आता है? पत्ती धब्बा रोग आता है। देखो पत्ती धब्बा जो रोग होता है वो कौन से कवक के कारण होता है? सर्कोस्पोरा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सर्कोस्पोरा नामक कवक के द्वारा होता है। तो ये चीज भी आप याद रखोगे, सर्कोस्पोरा कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है? पत्ती धब्बा रोग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंतर्गत कीट। इसके अंतर्गत हमारे पास में कीट हमारे को देखने हैं। तो पहला कीट हमारे पास में आता है अनार की तितली। अनार की तितली। दूसरा कीट हम देखते हैं छालबक्ष कीट। दूसरा कीट कौन सा आ गया? छालबक्ष कीट आ गया। तीसरा कीट मिलीबग आ गया। वही मिलीबग जो मैंगो में लगता है। मिलीबग अनार का भी है, मिलीबग किसका है? मैंगो का भी है। फल बेधक। फल बेधक अरे फलों के अंदर क्या घुस जाता है और उसको खा जाता है। नेक्स्ट पत्ती मोड़क। तो इसमें अनार की तितली का प्रकोप होता है, छालबग कीट का होता है, मिलीबग का होता है, फलबेधक का होता है और पत्ती मोड़क का होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दैहिक विकार की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में पहला जो इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है फलों का फटना। और आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे से, जहां पर भी फलों का फटना आ जाए, जहां पर भी फलों का फटना आ जाए वहां पर आपको क्या करना है? बोरोन की कमी बतानी है। किसकी कमी बतानी है? बोरोन की कमी बतानी है। बोरोन की कमी के कारण क्या होता है? फलों का फटना होता है। ठीक है, ये तो हमने बात की किसकी? अनार की। हाँ सॉरी, एक मेरे को चीज और याद आ गई इसमें। एक क्रिया करते हैं हम निपिंग। अनार की एक प्रमुख क्रिया होती है और वो प्रमुख क्रिया कौन सी होती है? निपिंग होती है। निपिंग का मतलब उसके शीर्ष भाग को तोड़ना। निपिंग का मतलब क्या होता है? शीर्ष भाग को तोड़ना या शीर्ष भाग को हटाना। शीर्ष भाग को क्यों हटाया जाता है? देखो बेटा वो हमेशा याद रखना, निपिंग यानी जहां पर भी आ जाए, जैसे चने में भी आता है निपिंग, हमने अनार के लिए भी पढ़ा, हम टोबैको उसके लिए टोबैको के लिए भी पढ़ते हैं। तो निपिंग का मतलब होता है हम शीर्ष भाग को हटा रहे हैं। और शीर्ष भाग को हटाने का एकमात्र हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? पार्श्व शाखाओं की संख्या में वृद्धि करना। कौन सा उद्देश्य होता है? पार्श्व शाखाओं की संख्या में वृद्धि करना एकमात्र उद्देश्य होता है।
तो यहाँ पर ये चीज भी आप याद रखोगे, निपिंग की क्रिया किसमें अपनाई जाती है? अनार में अपनाई जाती है। ये तो हमने पढ़ा किसके लिए? अनार के लिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फ्रूट के रूप में आंवला। नेक्स्ट फ्रूट के रूप में हम आंवला देखते हैं। आंवले का बोटनिकल नेम इम्ब्लिका ऑफिसिनेस। इम्ब्लिका ऑफिसिनेस, आंवले का बोटनिकल नेम हमारे पास में क्या आ गया? इम्ब्लिका ऑफिसिनेस। बात करूं मैं इसकी फैमिली की, तो ये यूफोरबिएसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यूफोरबिएसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं ओरिजिन पैलेस। ओरिजिन पैलेस भारतीय है। ओरिजिन पैलेस के रूप में आप क्या याद रखोगे? भारत। फिर बात करते हैं इसके गुणसूत्रों की संख्या। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 बराबर 28 होती है। गुणसूत्र आंवला में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2 बराबर 28 होती है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, इंडियन गुजबेरी के नाम से जानते हैं। आंवले को किस नाम से जानते हैं? इंडियन गुजबेरी के नाम से हमें इसको जानते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम क्या कहते हैं इसके फल का प्रकार और खाने योग्य भाग। फल का प्रकार हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। आंवले का फल का प्रकार क्या होगा? कैप्सूल। और खाने योग्य जो भाग होगा वो खाने योग्य भाग हमारे पास में क्या आ जाता है? पेरिकार्प। खाने योग्य भाग कौन सा आता है? पेरिकार्प ही तो आता है। अरे हम क्या करते हैं? इसके बाहरी आवरण को खाते हैं और जो बीज होता है उसको क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। बेर है, खजूर है, आंवला है, इनका हम कौन सा भाग खाते हैं? पेरिकार्प भाग ही तो खाते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं विटामिन की। तो मैं बात करूं विटामिन, इसमें कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन जब मैंने पढ़ाए थे तब बहुत अच्छे से इसको समझा दिया था कि सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? बारबाडेंस चेरी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बारबाडेंस चेरी में पाया जाता है। और बारबाडेंस चेरी के बाद में हम बात करें तो सबसे ज्यादा विटामिन किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। विटामिन बारबाडेंस चेरी में लगभग 1000 मिलीग्राम के आसपास होता है और आंवले में जो विटामिन सी होता है उसकी मात्रा होती है 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। इसमें विटामिन सी आंवले में कितना होता है? 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। फिर बात करते हैं आंवले में जो कसेलापन होता है। आंवले में जो कसेलापन होता है वो कसेलापन किसके कारण से होता है? तो ध्यान रखना, आंवले में जो कसेलापन होगा वो टैनिन के कारण होगा। किसके कारण होगा? टैनिन के कारण होगा। आंवले में कसेलापन किसके कारण से होता है? टैनिन के कारण से होता है। ठीक है, आंवले से हम कौन क्या तैयार करते हैं? तो आंवले से हम त्रिफला तैयार करते हैं। आंवले से हम क्या तैयार करते हैं? त्रिफला तैयार करते हैं। अरे त्रिफला, तीन फल, और वो 3 फल कौन कौन से होते हैं? एक होता है हरड़, एक होता है बरड़ और एक होता है आंवला। घर पे कहते हैं ना साधारण भाषा में हल्ड बल्ड आंवला। अरे हल्ड बल्ड आंवला का मतलब होता है एक है हरड़, दूसरा है बरड़ और तीसरा हमारे पास में आंवला। उससे हम क्या करते हैं? त्रिफला तैयार करते हैं जो हमारे पाचन शक्ति के लिए क्या होता है? बेस्ट होता है। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं जलवायु। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? जलवायु। जलवायु कौन सी आएगी? उष्ण आएगी, उपोष्ण आएगी या शीतोष्ण आएगी? उपोष्ण आएगी। कौन सी जलवायु आएगी? उपोष्ण जलवायु आएगी। फिर बात करते हैं मृदा की। तो मृदा दोमट मृदा ले लेते हैं, लेकिन मृदा का पीएच यहाँ आपको ध्यान रखना है। मृदा का क्या याद रखना है? पीएच ध्यान रखना है। ये भी क्या होता है? लवणीय क्षारीय क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। तो इसका जो पीएच होगा वो कितना होगा? 7 से 9 तक होगा। कितना होगा? 7 से 9 तक इसका पीएच मान होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आंवले के लिए परिवर्तन की। आंवले का परिवर्तन, आंवले का परिवर्तन किसके द्वारा करते हो बेटाओ?
अरे बडिंग लेते हैं नहीं लेते हैं बडिंग, कलिकायन। और कलिकायन में कौन सी विधि हम काम में लेते हैं, याद करके बताओ। देखिए अरे बहुत अच्छे से बताया था, पैच बडिंग हम इसमें काम में लेते हैं। रिंग बडिंग होगी वो बेर में हम काम में लेंगे, पैच बडिंग भी ले सकते हैं। और पैच बडिंग के अलावा इसमें हम एक भी कह सकते हैं, इसमें सिल्ड बडिंग का यूज भी किया जाता है। बडिंग की विधियों में सबसे जो भी परिवर्तन है उन परिवर्तन की विधियों में सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली विधि कौन सी है, बडिंग। और बडिंग की विधियों में सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली विधि कौन सी है, सिल्ड बडिंग होती है। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं इसकी वैरायटियों के रूप में देखते हैं। देखो वैरायटी हम क्या पढ़ेंगे इसकी, अगेती, मध्यम और फचेती के हिसाब। पहले तो हमारे को किस हिसाब से पढ़ना है, अगेती, मध्यम और फचेती के हिसाब से पढ़ना है। तो अगेती, मध्यम और फचेती के हिसाब से पहले देखिए आप कौन सी पढ़ रहे हो, अगेती वैरायटियां पढ़ रहे हो। कौन सी वैरायटियां पढ़ रहे हो, अगेती वैरायटियां पढ़ रहे हो। अगेती वैरायटियों में हम ले लेते हैं एक तो बलवंत। कौन सी वैरायटी लेते हैं, बलवंत लेते हैं। एक वैरायटी लेते हैं हम गोमा ऐश्वर्या। कौन सी वैरायटी हम लेते हैं इसके अंतर्गत, गोमा ऐश्वर्या। फिर हम लेते हैं इसके अंतर्गत बनारसी। अगेती के अंतर्गत देखिए आपने वैरायटी ली बलवंत, गोमा ऐश्वर्या, बनारसी। और इसके अंतर्गत हम एक वैरायटी ले लेते हैं Na7। कौन सी वैरायटी हम ले लेते हैं, Na7 क्या 9, Na9। तो हमारे पास में अगेती वैरायटियों में हमारे पास में कौन कौन सी आ गई, बलवंत आ गई, Na9 आ गई, गोमा ऐश्वर्या आ गई, बनारसी आ गई। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी मध्यम वैरायटियां। इसकी आपको कौन सी वैरायटी देखनी है, मध्यम वैरायटियां। मध्यम वैरायटियों में हम वैरायटी जो मोस्ट इसकी वैरायटी होती है ले लेते हैं फ्रांसिस। कौन सी वैरायटी लेते हैं, फ्रांसिस वैरायटी, जिसका दूसरा नाम क्या है, हाथी झूल है। जिसका दूसरा नाम क्या है, हाथी झूल है। इसके अलावा हमने कहा इसके अंतर्गत हम कृष्णा भी ले सकते हैं, इसके हम कंचन भी ले सकते हैं, और इसके अंतर्गत हम नीलम भी ले सकती हैं। तो मध्यम के अंतर्गत कौन कौन सी आ गई, फ्रांसिस आ गई, कृष्णा आ गई, कंचन आ गई, नीलम आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी फचेती वैरायटियां। कौन सी वैरायटी आपको देखनी है, इसकी फचेती वैरायटी आपको देखनी है। फचेती वैरायटियों के अंतर्गत भी फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी होती है जो होती है आपके चकैया। कौन सी वैरायटी, चकैया। देखो फ्रांसिस और चकैया तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वैरायटी है इसकी। तो हमारे पास में कौन सी आ गई, चकैया आ गई। फिर हम ले लेते हैं भावनी सागर। कौन सी वैरायटी लेते हैं, भावनी सागर। भावनी सागर नहीं है, भावनी सागर वैरायटी है। ठीक है, भावनी सागर के बाद में एक है लक्ष्मी 52 मेरे नाम से है, याद रख लेना, लक्ष्मी 52। ये वैरायटी हमारे पास में कौन सी आ जाती है, फचेती वैरायटी आ जाती है। अब देखो यहां पर हमने, चलो अलग अलग बताता हूं अब। और अलग अलग वैरायटियों में हम सबसे पहले उठाते हैं यहां से फ्रांसिस। कौन सी वैरायटी आप उठाते हैं, फ्रांसिस। फ्रांसिस का दूसरा नाम हमने क्या बताया, हाथी झूल। कौन सा बता दिया, हाथी झूल। देखो बेटाओ, आंवले में एक रोग, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा जिसका नाम है नेक्रोसिस। कौन सा नाम है, नेक्रोसिस। तो जो आपके फ्रांसिस झूल या हाथी झूल वैरायटी है, नेक्रोसिस की सबसे ज्यादा समस्या पाई जाती है। जैसे हमने अनार के लिए कहा ना कि फल कटने की समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, हमने मैंगो के लिए कहा था ना कि स्पॉन्जी टिश्यू सबसे ज्यादा किस वैरायटी में पाया जाता है, अल्फांजो में पाया जाता है। वैसे ही हम आंवले के लिए क्या कहते हैं, आंवले की जो हाथी झूल या फ्रांसिस वैरायटी है वो क्या है, आपके नेक्रोसिस, यानी उसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा। फिर मैंने आपको यहाँ से भी एक इशारा करवाया था कि चकैया वैरायटी है, वो चकैया वैरायटी भी क्या होती है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी होती है। क्यों होती है, चकैया वैरायटी किससे रहित है, आपके जो नेक्रोसिस है, इस नेक्रोसिस रहित वैरायटी है। नेक्रोसिस रहित वैरायटी। अरे मैंगो की जो
रत्ना वैरायटी थी, वो रत्ना वैरायटी क्या थी, यानी इसके प्रतिरोधी थी, किसके, स्पॉन्जिट्यूसी के प्रतिरोधी थी। और 3 वैरायटियां हमने पढ़ी थी, अर्का अनमोल, अर्का अरुणा और अर्का पुनेर, वो बिल्कुल स्पॉन्जिटिश्यू फ्री वैरायटियां थी। वैसे ही यहाँ पर हमारे पास में जो चकैया वैरायटी आई, वो चकैया वैरायटी किस प्रकार की वैरायटी है, नेक्रोसिस रहित वैरायटी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें एक चीज होती है जिसमें हम कहते हैं, चलो ये चीज पहले देखो, बाद में बताऊंगा वो चीज। आंवला पढ़ रहे हैं, आंवले में पहली चीज पढ़ रहेंगे, पुष्पन कब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये चीज, क्यों, क्योंकि इसमें डोरमेंसी पाई जाएगी, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको याद रखना, युग्मक डोरमेंसी पाई जाती है। तो आंवले में पुष्पन होता है कब, फरवरी मार्च में। कब होता है आंवले में पुष्पन, फरवरी मार्च में होता है। फरवरी मार्च में लगभग जो फूल खिलते हैं वो 21 दिन खिलते हैं। कितने दिन खिलते हैं, 21 दिन फूल खिलते हैं। 21 दिन फूल खिलने के बाद में, 21 दिन फूल खिलने के बाद में क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं, और युग्मक क्या होता है, उसके बाद में डोरमेंसी अवस्था में चला जाता है। 21 दिन फूल खिलने के बाद में क्या होता है, युग्मक डोरमेंसी अवस्था में चला जाएगा। युग्मक सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, और उसके बाद में मैं बात करूं, जब इसकी डोरमेंसी टूटती है, वो डोरमेंसी कब टूटती है, जुलाई अगस्त माह में टूटती है। कब टूटती है, जुलाई अगस्त माह में टूटती है। युग्मक बन चुका, युग्मक की डोरमेंसी कब टूटेगी, जुलाई अगस्त माह में टूटेगी। और जुलाई अगस्त माह में डोरमेंसी टूटने के बाद में क्या होगा, जो फल है वो ग्रोथ करेगा, फल ग्रोथ करेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यानी फल कब तक पक जाएगा, तो जो फल पकने का समय है वो लगभग होगा अक्टूबर नवंबर महीना। लगभग अक्टूबर नवंबर महीना क्या होता है, इसका फल पकने का समय होता है। यहाँ तक कोई चीज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने अच्छे से इसको बता दिया। आंवले में पुष्पन कब होता है, फरवरी मार्च में होता है। फूल 21 दिन खिलते हैं, 21 दिन फूल खिलने के बाद में जो युग्मक बनता है, वो युग्मक क्या होता है, डोरमेंसी अवस्था में चला जाता है। और डोरमेंसी अवस्था कब जाके टूटती है, जुलाई अगस्त माह में जाके टूटती है। और उसके बाद में लगभग अक्टूबर जो नवंबर महीना होता है, उसमें क्या होता है, फल परिपक्व होते हैं। एक चीज और याद रखना, जो नर और मादा फूल है वो कहां बनते हैं। याद पूछा जा सकता है कि मादा फूल कौन सी शाखाओं पे बनेंगे और नर फूल कौन सी शाखाओं के ऊपर बनेंगे। तो ध्यान रखना, जो मादा फूल होता है वो शाखा की, वो जो मादा फूल है वो क्या करेगा, ऊपरी जो शाखा है उसकी ऊपरी सतह पर बनेगा। कहाँ बनेगा, शाखा की जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर मादा फूल बनेगा, और जो शाखा की निचली सतह है उसके ऊपर कौन सा सतह फूल बनेगा, नर फूल बनेगा। शाखा की ऊपरी सतह पर, शाखा की ऊपरी सतह पर क्या बन रहा है, मादा फूल, और शाखा की निचली सतह पर क्या बन रहा है बेटा, नर फूल बन रहा है। अब इसमें क्या होती है, श्रम असंगतता पाई जाती है। ये कंडीशन आने के कारण क्या होता है, इसमें श्रम असंगतता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, याद रखना, श्रम असंगतता पाई जाएगी। और श्रम असंगतता पाई जाने के कारण से क्या होगा, यानी हम परागण, जो पराग किस्में हैं वो पराग किस्में हमारे को अपनानी पड़ेगी, क्योंकि परागण नहीं हो पाएगा, श्रम असंगतता पाई जाएगी। और श्रम असंगतता के कारण इसमें परागण नहीं हो पाएगा। परागण नहीं होने के कारण से हम क्या करेंगे, परागक किस्में अपनाएंगे। कौन से किस्में, परागक किस्में। जो पराग देने वाली किस्में हैं वो पराग देने वाली किस्में अपन क्या करेंगे, उगाएंगे। तो पराग देने वाली किस्मों के अंतर्गत हम लेते हैं NA6, NA7, कृष्णा, कंचन। NA6 हो गया, NA7 हो गया, कृष्णा हो गई, कंचन हो गई। और इसके अलावा एक वैरायटी और याद होनी चाहिए आपकी, जो वैरायटी होगी वो होगी चकैया। अब यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, NA5 का जो
दूसरा नाम है वो Na5 का दूसरा नाम क्या है? कृष्णा। और Na4 का दूसरा नाम है वो क्या है? कंचन। Na5 का दूसरा नाम क्या होगा? कृष्णा। और Na4 का दूसरा नाम क्या होगा? कंचन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसके बाद बात करता हूँ मैं एक वैरायटी की और बात कर लेता हूँ, बनारसी की। कौन सी वैरायटी की मैं बात करता हूँ? बनारसी वैरायटी की बात कर लेता हूँ। बनारसी वैरायटी पहले तो अभी थोड़ी सी देर पहले हमने पढ़ा था। बनारसी वैरायटी अगेती थी, मध्यम थी या पछेती थी? बताओ बेटाओ, याद करना। बनारसी वैरायटी अगेती वैरायटी थी। बनारसी कौन सी थी? अगेती वैरायटी थी। उसके बाद में हमने कहा बनारसी की विशेषता, तो जो देखो आंवले से हम क्या तैयार करते हैं? मुरब्बा तैयार करते हैं। आंवले से हम क्या तैयार करते हैं? मुरब्बा तैयार करते हैं। तो हमारे जो बनारसी वैरायटी है उससे मुरब्बा तैयार किया जाता है। आगे समझ में? चलो इसके बाद देखते हैं इसमें रोग। हमारे को क्या देखना है? रोग। रोगों में पहला रोग देखते हैं रोली रोग। पहला रोग हमारे पास में कौन सा आ गया? रोली रोग आ गया। रोली रोग का बेटा जो कवक होता है वो होता है रावेनेलिया इम्ब्लिका। रोली रोग का जो कवक होगा वो क्या होगा? रावेनेलिया इम्ब्लिका। रोली रोग होगा, उसका कवक क्या होगा? रावेनेलिया इम्ब्लिका होगा। इसके बाद में दूसरा जो रोग होता है वो दूसरा देखते हैं ब्लू मोल्ड। दूसरा रोग कौन सा देखते हैं? ब्लू मोल्ड। दूसरा रोग कौन सा आ गया? ब्लू मोल्ड। ये होता है पेनिसिलियम के कारण। किसके कारण होता है? पेनिसिलियम के कारण होता है। किसके कारण होगा बेटा? वो पेनिसिलियम नामक कवक के कारण होगा। ये तो हमने बात की रोगों की। बात करता हूं मैं कीटों की। तो कीटों के अंतर्गत पहला कीट लेते हैं हम तनाछेदक। पहला कीट हम कौन सा लेते हैं? तनाछेदक। इंपोर्टेंट कीट है। दूसरा इसका कीट होता है सूट गोल मेकर। दूसरा कीट कौन सा है? सूट गोल मेकर। पहला कीट हमारे पास में आ गया तनाछेदक, दूसरा हमारे पास में आ गया सूट गोल मेकर, और उसके बाद में हम लेते हैं तीसरा छाल भक्षक कीट। कौन सा कीट ले लेते हैं? छाल भक्षक कीट। छाल भक्षक हमारे अनार में भी आता है, छाल भक्षक हमने मैंगो में भी पढ़ा, और छाल भक्षक हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में अभी देखा था नेक्रोसिस हमने पढ़ा था, उत्तक्षय हमने पढ़ा था। तो नेक्रोसिस जो होगा वो नेक्रोसिस किसकी कमी से होगा? बोरोन की कमी से होगा। किसकी कमी से होगा बेटा? बोरोन की कमी से होगा। अब जहां पर देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बोरोन की कमी जहां पर भी हो जाए वहां पर हम क्या काम में लेते हैं? बोरेक्स काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बेटा? बोरेक्स काम में लेते हैं। बोरेक्स का 0.6% का हमारे को गोल का छिड़काव हमारे को यहाँ पर करना है। ठीक है, चल इसके बाद आता है ये एक क्या है इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये आपका क्या हो जाता है? आंवला कंप्लीट हो जाता है। अनार और आंवला हमने देखा बहुत अच्छे से, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारे बाहर नहीं होगा। जो चीज आपको पढ़ाई उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बट डबल जोश के साथ में, और आप भी बड़े क्या करना है? आपको भी डबल जोश के साथ में तैयारी करनी है। अरे बेटा मैं क्या बोलूं तुम्हारे को बार बार, ये मेरे खुद को ऐसे आता है कि मेरे को बार बार क्या समझाना बच्चों को। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई के अलावा जितनी सारी चीजें हैं वो त्याग दो। देखो यदि अच्छे कहीं पर फील्ड में चले जाओगे, जॉब लग जाओगे, तो आपकी एक अलग ही पहचान होती है। तो आपको पहचान बनाने के लिए क्या करना है? हमारे को सब कुछ त्यागना है। हमारे को पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, ओके।